अंजलि की नजरें स्कूल के गेट पर टिकी हुई हैं। उसके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट के मिले जुले भाव आ जा रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो पहली बार माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ बेटा, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। अंजलि के मन में कई कई बातें चल रही थी जो वो विवान से कहेगी। विवान को गले लगाने की बात सोचते ही उसके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथ में पकड़े पैकेट को एक बार फिर से चेक किया, जिसमें उसने अपने बेटे के लिए अलग अलग फ्लेवर्स की कलरफुल चॉकलेट्स और खिलौने खरीद रखे थे। उसे अभी अपने बेटे की पसंद नापसंद के बारे में ठीक से पता भी नहीं है। भैया, कितना टाइम है स्कूल की छुट्टी में? अपने पास से गुजरते एक आदमी से उसने पूछा। बस हो ही गई समझो, उस आदमी ने स्कूल की तरफ बढ़ते हुए कहा। अंजलि की बेसब्री बढ़ने लगी। तभी स्कूल के गेट से विवान बाहर आता दिखाई देता है। अंजलि का चेहरा विवान को देखकर चमकने लगता है। वो उसकी तरफ बढ़ती है। विवान भी उसे देख लेता है। अंजलि उसके पास पहुंचने ही वाली होती है, तभी एक गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आती है। रिया गाड़ी से उतरकर दौड़कर विवान का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेती है। वो अंजलि को यहाँ देखकर शॉक में है। अंजलि को झटका सा लगता है। रिया अंजलि को घूरते हुए कहती है, डोंट यू डेयर। अंजलि रिया को रोकने के लिए आवाज लगाती है। रिया। अंजलि की बात को अनसुनी कर रिया विवान को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसका चेहरा तमतमाया हुआ है। गाड़ी निकल जाती है। अंजलि वहां खड़ी की खड़ी रह जाती है। रिया विवान के साथ घर पहुंचती है। रिया विवान से कहती है, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। विवान अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। रिया धम्म से सोफे पर बैठ जाती है। तभी अंदर की तरफ से लता देवी आती है। वो रिया का घबराया चेहरा देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ रिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रिया कहती है, तबीयत तो ठीक है मम्मी जी, पर आज आपके कुल का चिराग मेरा बेटा हमसे छीन लिया जाता। लता देवी को करंट सा लगता है। वो रिया के सामने आकर उसके चेहरे पर आंखें गड़ाते हुए उससे पूछती है, ये क्या कह रही हो तुम? कौन छीन लेता हमारे विवान को? रिया कहती है, अंजलि दीदी स्कूल पहुंच गई थी आज, किडनैप करना चाहती थी मेरे बेटे को। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां पहुंच गई, वरना। लता देवी रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तू विवान को कभी कुछ नहीं होने देगी। गांव से आए काका कार में दादाजी का सामान रख रहे हैं। दादाजी कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। सभी लोग दादाजी को विदा कर रहे हैं। अंजलि दादाजी के पांव छूती है। दादाजी उसे आशीर्वाद देते हैं। गौतम दादाजी को सहारा देता है। दादाजी, मैंने काका को समझा दिया है, वो आपको टाइम से दवा दे देंगे। दादाजी मुस्कुराते हैं। गांव की हवा ही दवा है बेटे। गौतम भी मुस्कुराता है। दादाजी कार की तरफ बढ़ते हैं। रिया झट से कार का दरवाजा खोलती है। गौतम दादाजी को कार में बिठाता है। रिया और लता देवी दादाजी के पांव छूते हैं। गौतम दादाजी को गले लगाता है। जल्दी वापस आ जाइएगा दादाजी, आपके बिना मन नहीं लगेगा। ये कहकर गौतम कार का दरवाजा बंद करता है। दादाजी कार की विंडो से गौतम से कहते हैं, मेरी बहू अंजलि का ख्याल रखना बेटा। गौतम हाँ में सिर हिलाता है। दादाजी ड्राइवर को चलने के लिए कहते हैं। गाड़ी निकल जाती है। गौतम के मन में दादाजी के शब्द गूंज रहे हैं, मेरी बहू अंजलि का ख्याल रखना बेटा। तभी वो देखता है कि अंजलि वहां पर नहीं है। वो सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पर थी, कहाँ गई? वो रिया की तरफ देखता है। अंजलि कहाँ है? रिया इधर उधर देखती है। उसकी आंखें एक बार लता जी से मिलती हैं, फिर गौतम से। रिया के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। इसमें से कौन सी चॉकलेट तुम्हारी सबसे फेवरेट है? अंजलि के सवाल पर विवान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सारी चॉकलेट। अंजलि भी हंस देती है। हाँ, वो दादाजी के जाने के बाद इस वक्त विवान के साथ उसके कमरे में बैठी है। सबकी नजरें बचाकर वो चुपचाप विवान के कमरे में आ गई थी। उसे बस किसी भी तरह से विवान से मिलना था। आज 6 साल के बाद पहली बार वो अपने बच्चे को इतने करीब से देख रही है। उसकी आंखें भरी हैं और होंठ मुस्कुरा रहे हैं। अंजलि विवान से पूछती है, तुम स्कूल में गेम्स खेलते हो? हाँ, विवान जवाब देता है। कौन सा गेम फेवरेट है तुम्हारा? विवान का दिमाग भी चकर गिन्नी बना हुआ है। वो अपनी ही माँ को कैसे बताए कि उन्हें सब पता है, उसे क्या पसंद है, उसकी हर एक आदत, सारी फेवरेट चीजें, सब कुछ। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, तभी भड़ाक की तेज आवाज के साथ
कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर गौतम और रिया खड़े हैं। अंजलि उन्हें देखकर खड़ी हो जाती है। गौतम उससे पूछता है, तुम तो नीचे थी ना हमारे साथ, अचानक यहाँ कब आ गई? अंजलि कुछ समझ नहीं पाती, फिर कुछ सोचकर बोलती है, बस ऐसे ही, मैं विवान से कुछ बात करना चाहती थी। रिया तेजी से विवान की तरफ बढ़ती है और अंजलि से कहती है, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मेरे बच्चे से अकेले में करना चाहती थी? अंजलि रिया को घूर कर देखती है। वो रिया की आंखों में झांकती है, जैसे कहना चाहती हो, तुम्हारा बच्चा सच क्यों नहीं उगलती रिया कि तुमने मेरे जिस्म के टुकड़े को मुझसे छीन लिया? रिया अंजलि की आंखों में उमड़ रहे सवालों का सामना नहीं कर पाती। वो अपनी आंखें फेर लेती है। अंजलि बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है। रिया की नजर विवान के हाथों में पकड़ी हुई चॉकलेट्स और बेड पर पड़े खिलौनों पर पड़ती है। वो विवान के हाथ से चॉकलेट लेना चाहती है, पर विवान अपना हाथ पीछे ले लेता है। रिया गौतम की तरफ देखती है। देख रहे हो ना तुम, वो जहर भर के गई है मेरे बच्चे के मन में मेरे खिलाफ। रिया गौतम के पास आकर उससे कहती है, खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर पाई और अब मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। प्लीज गौतम, उसे ऐसा मत करने देना। गौतम रिया की बातें सुन तो रहा है, पर कुछ जवाब नहीं देता। अंजलि घर से निकल रही है, तभी गौतम आता है। वो अंजलि से कहता है कि वो उसे उसके होटल अपनी कार से ड्रॉप कर देगा। अंजलि थोड़ा सोचती है, फिर मान जाती है। दोनों कार में बैठकर निकलते हैं। कार में गौतम और अंजलि काफी देर तक चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर गौतम कहता है, थैंक यू अंजलि। अंजलि उसकी तरफ देखती है। थैंक यू किस बात के लिए? गौतम कहता है, दादाजी का ख्याल रखने के लिए, उनके सामने मेरी वाइफ का ड्रामा करने के लिए। मीन्स अ लॉट, रियली थैंक यू सो मच। अंजलि के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर जाती है। जिस इंसान के साथ उसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे कभी, आज वो उसकी पत्नी बनने का नाटक करके आई है। अगर बात दादाजी की ना होती तो क्या कर पाती वो ये नाटक? बहुत इज्जत है उसके मन में दादाजी के लिए। मैं दादाजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ गौतम, ये मेरा फर्ज है। अंजलि ने गौतम से कहा। गौतम ने एक नजर अंजलि को देखा, फिर सामने देखने लगा। दोनों फिर से चुप हो गए। अंजलि के मन में तो बस विवाह ही चल रहा था शायद। अपने बच्चे को इतनी करीब पाकर भी वो उसे अपने साथ नहीं ला पाई। गाड़ी होटल पहुंच चुकी थी। अंजलि गाड़ी से उतरने लगती है। गौतम उसे फिर से थैंक यू अगेन कहता है। अंजलि उतरते हुए थोड़ा रुकती है, फिर गौतम की तरफ मुड़कर कहती है, तुम चिंता मत करो, अब मैं घर में आती रहूंगी। इतना कहकर अंजलि हल्के से मुस्कुराती है और उतरकर होटल की तरफ बढ़ जाती है। गौतम की भौएं सोच में सिकुड़ जाती हैं। वो थोड़ी देर तक अंजलि को जाते हुए देखता रहता है। गौतम सोचने लगता है कि जो घर आना नहीं चाहती थी, वो अब खुद घर आते रहने के लिए कह रही है। कहीं रिया ठीक ही तो नहीं कह रही थी? कहीं अंजलि सचमुच तो हमारे बच्चे को हमसे अलग नहीं करने वाली है? सोचते सोचते उसके चेहरे पर टेंशन झलकने लगती है। थोड़ी दूर होटल के गेट से ओझल होती अंजलि का मुस्कुराता चेहरा गौतम के दिमाग में सांप की तरह ऐंठने लगा। अंजलि अपने होटल के रूम में है। वंश पास ही बैठा है। अंजलि स्वासिका को विवान से मिलने की बातें बता रही है। उसके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट है। पता है स्वासिका, मैंने उससे पूछा उसकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है, तो कहता है सारी चॉकलेट। अंजलि हंस हंस के बता रही है। स्वासिका उसे खुश देखकर मुस्कुरा रही है। स्वासिका को ये साफ दिखाई दे रहा है कि अंजलि विवान से मिलकर बहुत खुश है। अंजलि स्वासिका के पास आकर बैठती है। वो किसी बच्चे की तरह चहक कर कहती है, ही सो क्यूट यार, मेरा मन हो रहा था उसे उसी समय उठाकर अपने साथ ले आऊं। स्वासिका उसका हाथ अपने हाथ में लेती है। डोंट वरी, वो जल्दी तेरे साथ होगा। कुछ ही पल में अंजलि का चेहरा फिर से उदास हो जाता है। पर अब तो दादाजी भी चले गए, अब मैं अपने बेटे से कैसे मिल पाऊंगी? अंजलि बोलते हुए अपना सिर स्वास्तिका के कंधे पर रख देती है। स्वास्तिका उसे कंसोल करते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अंजलि अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही है। तभी पियून दरवाजे पर नॉक करता है। अंजलि इस तरफ देखकर उसे अंदर आने का इशारा करती है। पियून दरवाजा खोलकर कहता है, मैडम, आपको गौतम सर बुला रहे हैं। अंजलि ओके कहकर उठती है। गौतम अपने केबिन में फाइलों में कुछ ढूंढ रहा है। अंजलि उसके केबिन में नॉक करती है। आपने मुझे बुलाया सर? अंजलि ने पूछा तो गौतम रुक गया। वो कुछ कंफ्यूज सा दिख रहा है। यस अंजलि, क्या मैंने तुम्हें येलो कलर की कोई फाइल दी है? इट्स इम्पोर्टेंट, मसूरी प्रोजेक्ट की फाइल है। नो सर, अंजलि ने जवाब दिया।
गौतम सिर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। फिर बोला, लगता है मैं फाइल घर पर ही भूल गया। मैं आता हूँ घर से फाइल लेकर। घर का नाम आते ही अंजलि के दिमाग में विवान से मिलने की इच्छा जोर मारने लगती है। आज शायद विवान की छुट्टी होगी। रिया भी इस वक्त घर पर नहीं होगी। कितना सही मौका है विवान से मिलने का। अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा। कैसे कहे, क्या कहे गौतम से। जैसे ही गौतम निकलने लगा, अंजलि ने झटके से बोल दिया, मैं भी चलूंगी घर। गौतम ठिठक कर उसे प्रश्न भरी नजर से देखने लगा। अंजलि थोड़ा सा कपकपाई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। कंप्यूटर पर काफी देर से काम कर रही हूँ। घूमने से थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा और आपको साथ भी हो जाएगा। गौतम कुछ कह पाता, तभी अंजलि आगे बढ़ गई। कुछ पल सोचने के बाद गौतम भी अंजलि के पीछे ऑफिस से बाहर निकल गया। गौतम और अंजलि घर पहुंचते हैं। ड्राइंग रूम में पहुंचकर गौतम अंजलि से कहता है, तुम यहाँ वेट करो, मैं फाइल लेकर आता हूँ। अंजलि मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाती है और सोफे पर बैठ जाती है। जैसे ही गौतम अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, अंजलि की आंखें विवान को खोजने लगती है। वो दबे कदमों से इधर उधर देखती हुई विवान के कमरे में पहुंच जाती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है, पर विवान वहां नहीं है। वो निराश होकर बाहर आती है। तभी सामने से रामू काका आते हैं। अंजलि उन्हें रोककर पूछती है, विवान कहाँ है काका? विवान बाबा अभी थोड़ी देर पहले तो यही थे। काका के इस जवाब से अंजलि की बेचैनी और बढ़ जाती है। तो अब कहाँ है विवान काका, बताइए ना। रामू काका कहते हैं, मैं अभी पापा को ढूंढ कर लाता हूँ मेम साहब। अंजलि एकदम से कहती है, नहीं नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। वो दूसरे कमरे की तरफ जाती है और धीरे से दबी आवाज में विवान को पुकारती है, विवान, विवान, कहाँ हो बेटा? कमरे से किसी के बाहर की तरफ चलने की आवाज आती है। अंजलि खुश हो जाती है। तभी उसके सामने कमरे से निकलकर गौतम बाहर आता है। उसके हाथ में फाइल है। गौतम शक की नजरों से अंजलि को देखकर पूछता है, तुम इतनी देर से विवान को क्यों ढूंढ रही हो? अंजलि सकपका जाती है। वो अचानक से गौतम के इस सवाल पर अंजलि शॉक्ड हो जाती है। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। उसे लगा कि आज वो पकड़ी जाएगी और उसका विवान से मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गौतम अंजलि को विवान को ढूंढते हुए पकड़ लेता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अंजलि किसी तरह कोई भी बहाना बनाकर उस बात को टाल देती है। गौतम को अंजलि की विवान में दिलचस्पी देखकर कुछ पलों के लिए अजीब लगता है, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन रिया की नजरों से ये घटना छुपी नहीं रहती। उसके पास निशाना लगाने के लिए अपनी तरकश में एक और तीर मिल जाता है। इसी की खुशी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनकर उभर आती है। रात के टाइम गौतम अपने नाइट गाउन में सोने की तैयारी कर रहा होता है। उसी समय रिया भी वहां आती है और उसे देखती है। रिया भी नाइट गाउन में है और उसकी लेस बांधती है। गौतम जैसे ही बिस्तर की तरफ आता है, रिया बोलना शुरू कर देती है, तो उसकी दिलचस्पी अब हमारे बच्चे विवान पर है क्या? किसकी बात कर रही हो तुम? गौतम हैरत से पूछता है। अंजलि की बात कर रही हूँ, और किसकी? रिया कहती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। देखो रिया, तुम्हारी बेमतलब की बकवास सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। ऐसा कहकर गौतम इस बात को टालने की कोशिश करता है। उसे ये विषय ही असहज करता है। तुम थकते रहना और वो ऐसे ही अपनी मनपसंद चीजें हमसे छीनती रहेगी। रिया बस अभी शुरू ही हुई थी और इतनी आसानी से गौतम को छोड़ देने के मूड में नहीं थी। गौतम भड़कता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो अब बच्चा छीनेगी हमसे? कुछ भी सोचती हो तुम तो। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है। रिया इस बात पर मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं जानती थी तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ना तब दिखाई दिया जब उसने दादाजी से प्रॉपर्टी हथिया ली, और अब जब वो हमारे बच्चे। रिया की आधी बात सुन गौतम और भी गुस्सा नहीं लगता है। वो अंजलि का पक्ष लेते हुए रिया को आगाह करता है, बस बहुत हो गया। बस करो रिया, और प्रॉपर्टी के कागजात उसने तुम्हारे सामने फाड़कर जला दिए थे, याद नहीं है क्या? रिया को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है कि गौतम अंजलि का पक्ष लिए जा रहा है और उस पर चिल्ला रहा है, लेकिन वो एक शातिर लड़की की तरह अपना दिमाग ठंडा बनाए रखती है और आगे कहती है, अगर कागजात फाड़ना ही था तो लिया है क्यों? उसी वक्त मना कर देती जब दादाजी दे रहे थे। अगर वो ऐसा करती तो सबके सामने खुद को महान कैसे दिखाती? दादाजी तो वश में थे और अब तुम भी आ गए ना। इस बात पर गौतम एक पल को सोच में पड़ जाता है। उसका मन उसे एक पल को डगमगाता जरूर है, फिर वापस आ जाता है। अभी भी वो रिया की बात मानने को तैयार नहीं था।
गौतम कहता है, मुझे उस फालतू मुद्दे पर और कोई बात नहीं करनी है। मुझे सोने दो, काफी थक चुका हूं मैं। इतना कहते ही गौतम पीठ घुमाकर सो जाता है। रिया इस बात को कहीं ना कहीं समझती है कि उसने गौतम के दिल में एक शक की चिंगारी जला दी है। बस अब आग भड़कानी है। ठीक है, सो जाओ। मैं तो बस विवान की खातिर कह रही थी। जब से उसे देखा है उसी से मिलने की कोशिश में लगी रहती है। इतना बोलकर रिया भी गौतम की तरफ पीठ घुमाकर सो जाती है। इधर गौतम ने सोने की बात जरूर की थी, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं होती हैं। वो गंभीर दिखता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद खुद ही सो जाता है। अगले दिन विवान और वंश फिर से मौका पाकर एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। विवान वंश को बताता है, मामा मुझे आजकल बहुत पूछने लगी है। कल पता चला कि वो मुझे ढूंढ रही थी। इस पर वंश केवल कह पाता है। क्या हो गया उनको? विवान पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी समझ आ गया है कि हम दोनों भाई हैं? क्या नहीं मैं उनका ही बेटा हूँ? वंश सोचकर कहता है, हाँ, अब वो हमारी तरह बच्चे तो है नहीं कि इतनी सी बात समझने के लिए डीएनए टेस्ट करवाएं। दो लोग इतने सेम दिखते हैं तो भाई ही हुए ना। विवान इस बात पर सोचने लग जाता है। उसकी चुप्पी पर वंश आगे पूछता है, अब क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? वंश के पूछने का अंदाज थोड़ा मजाकिया सा होता है। ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था अगली बार आई तो क्या कहूँगा। विवान का इशारा अपनी ही माँ को आंटी बोलने की तरफ था। उसे उन्हें मम्मा बोलने का ख्याल जितना अजीब लगता था उतना ही आंटी बोलने का सोचकर भी लगता था। ये बात तो है, वंश कहता है और एक समाधान सुझाता है। मैं तो कहता हूँ कि वंश इतना कहकर एक लंबा पॉज ले लेता है। कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो। विवान से रहा नहीं जाता। यही कि मम्मा को बता देना कि हम दोनों मिल चुके हैं। वंश की ये बात सुनते ही विवान की आंखें फैल जाती हैं। ये क्या कह रहे हो? वंश को विवान से ऐसी ही किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद होती है। वो उसे आगे समझाता है, ऐसे तुमको उन्हें आंटी बोलना नहीं पड़ेगा और हो सकता है कि वो तुम्हें सच्चाई बता दे जो हम जानने की कोशिश में हैं। कह तो सही रहे हो, लेकिन उल्टे कहीं डांट पड़ गई तो? विवान कहता है, अरे डांट तो मुझे पड़ेगी, तुम तो अभी मिले हो, तुम्हें मिस्टेक माफ है, मुझे नहीं। वो फिर भी हिम्मत करते हुए विवान को इसी बात पर अमल करने के लिए मना लेता है। ठीक है, विवान कहता है, जो होगा देख लेंगे, लेकिन अब मैं मम्मा को आंटी नहीं बोलने वाला। विवान ठान लेता है। वेरी गुड, अब मैं चलता हूँ, मम्मा के साथ थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर वंश फोन रख देता है। उधर विवान भी फोन रखता है और स्कूल के लिए तैयार होने चला जाता है। उफ, ये ट्रैफिक दिमाग खराब कर रखा है इसने तो, रिया कोसते हुए कहती है। वो इस वक्त अपनी कार में बैठी ऑफिस के लिए निकल रही है, लेकिन व्यस्त यातायात उसके आड़े आ रहा है। वो भी हर चीज पर नियंत्रण तो नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे ट्रैफिक के साफ होने तक शांत बैठना पड़ता है। उसकी नजर इधर उधर जाती है, लेकिन अचानक ही किसी एक जगह पर जाकर उसकी नजर टिक जाती है। उसके चेहरे का भाव बदलने लगता है। डर और आश्चर्य का मिश्रण उसके चेहरे पर छाने लगता है। सामने का नजारा ही ऐसा होता है। वो देखती है कि उसकी गाड़ी के बराबर, लेकिन एक गाड़ी के आगे एक और गाड़ी है। उसमें पीछे की तरफ अंजलि बैठी हुई दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो अकेली नहीं होती है। उसके साथ कोई और भी होता है जिसका चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन ये साफ साफ दिखता है कि वो कोई बच्चा है। रिया तुरंत ही अपने होश संभालती है और एक कॉल लगाती है। कहीं ये विवान तो नहीं है? फोन से नंबर निकालते हुए उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा होता है। हेलो, ये लता देवी की आवाज थी, जो फोन उठते ही दूसरी तरफ से जवाब देती है। हाँ मम्मी जी, विवान विवान घर पर है क्या? वो घबराई सी पूछती है। हाँ, स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, बस निकलने ही वाला है, लता देवी जवाब देती है। वो रिया की आवाज में घबराहट महसूस करती है। क्या हुआ, तुम घबराई हुई लग रही हो? रिया इस पर फिर से अंजलि और उसके बच्चे की तरफ देखती है। लता देवी के जवाब के बाद उसके चेहरे से घबराहट तो चली जाती है, लेकिन अब वो कुछ और सोचने लगती है। हेलो हेलो रिया, लता देवी दूसरी तरफ से रिया को पुकारती है। कुछ नहीं मम्मी जी, बस यूं ही पूछ लिया, रखती हूँ। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। उसका ध्यान केवल 2 सेकंड के लिए ही अंजलि से हटता है। इतने में ही वो ध्यान देती है कि उनकी गाड़ी जा चुकी है और पीछे से हॉर्न की आवाजें आ रही हैं।
ट्रैफिक क्लियर हो चुका होता है। देख क्या रहे हो, गाड़ी आगे बढ़ाओ, रिया कहती है तो ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता है, जो अभी तक उसे स्टार्ट करने में लगा हुआ था। किसके बच्चे के साथ हो सकती है वो? रिया के दिमाग में लगातार यही प्रश्न आता जाता है। गाड़ी चलती है और रिया इस सवाल के जवाब के लिए दोबारा किसी को फोन मिलाती है। इस बार स्क्रीन पर प्रभाकरन का नाम है। प्रभाकरन के फोन उठाकर हेलो बोलते ही रिया कठोर स्वर में आदेश देती है, प्रभाकरन, मेरे ऑफिस में उन दोनों को बुलाओ। इस पर प्रभाकरन पूछता है, किन दोनों को? रिया नाम बताती है और प्रभाकरन हाँ कहकर फोन काट देता है। उसे अंदेशा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। रिया ऑफिस के केबिन में बैठी हुई है। उसके बराबर में प्रभाकरन खड़ा हुआ है और सामने दो आदमी। ये वही दो आदमी हैं जिन्हें आज से 6 साल पहले रिया ने अंजलि को उसके बच्चे समेत मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तुम दोनों ने अंजलि को मार दिया था ना? वो पूछती है तो वो दोनों गुंडे एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं, फिर आपसी सहमति से नजरों में ही जवाब तय कर लेते हैं। जी मैडम, वो सर हिलाकर जवाब देते हैं। नालायको, मुझसे झूठ बोलते हो? ये क्या उसका भूत घूम रहा है फिर? वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखाकर कहती है। दोनों गुंडों की चोरी पकड़ी जाती है। वो अंजलि को देखकर हंसी पक्के रह जाते हैं। 50,000 दिए थे इस काम के लिए, 50,000। रिया की आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है। प्रभाकरन भी डरा दिखाई देता है। रिया फिर खुद को शांत करती है और दूसरा सवाल दागती है, चलो अंजलि को ना मार सके ये बताओ, और इस बार सच ही उगलना, उसका बच्चा जिंदा है या मर गया? दोनों गुंडे अपना सर जवाब में नीचे झुका लेते हैं। रिया को उसका जवाब मिल जाता है। उसका चेहरा गुस्से में तमतमा जाता है। दोनों गुंडे डर के मारे उसका चेहरा देखने की हिम्मत तक नहीं करते। डूब मरो, एक काम तक नहीं कर पाए। एक प्रेग्नेंट लड़की ना मारी जा सकी तुमसे? रिया उन्हें और ताने मारती है। तभी उसकी नजर उनके गले में लटक रहे सोने की चेन और उंगलियों में पहनी सोने की अंगूठी पर जाती है। वो अपने खुद के हाथों से उन्हें खींच कर उतारती है और कहती है, जब काम नहीं किया तो तुम दोनों को पैसे किस बात के मिलने चाहिए? ये मेरा रिफंड है, अब भागो यहाँ से, वो कहती है। और दोनों गुंडे बिना एक भी पल जाया किए वहां से चलते बनते हैं। उनके जाने के बाद उन चेन्स और रिंग्स को प्रभाकरन की तरफ फेंकती है, जिन्हें वो लपक कर पकड़ता है। रिया अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और ऊपर छत की तरफ देखती है। वो कुछ सोचती है। प्रभाकरन ये देखता है तो समझ जाता है कि निसंदेह उसके दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही है। वो प्रभाकरन से अंजलि का सोशल मीडिया प्रोफाइल छानने को कहती है। अगले ही पल प्रभाकरन उस काम में लग जाता है। कुछ देर तक इस सरदर्दी को झेलने के बाद भी उनके हाथ एक ढीला नहीं लगता है। नहीं, कुछ भी नहीं है उस बच्चे के बारे में, प्रभाकरन कहता है। रिया कुछ कहती तो नहीं, लेकिन ये सुनकर उसका चेहरा खुद ही असंभव बोल पड़ता है। वो एक पेन पकड़ती है, उसे घुमाते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या बात है दीदी, तुम्हारे पास भी एक बच्चा है और इतने समय से छुपा कर रखा दुनिया से। शाबाश, मान गए। प्रभाकरन भी अब ये बात जानता था कि अंजलि का बच्चा जिंदा है। इधर रिया के सामने हो चुके इतने बड़े खुलासे से बेखबर अंजलि अपने दूसरे बेटे विवान के स्कूल पहुंच जाती है। वो इस बार लंच टाइम में पहुंची होती है। स्कूल के पार्क में खेल रहे विवान की नजर उस पर पड़ती है। अंजलि उसे अपने पास बुलाती है। विवान भी दौड़ कर जाता है। आप यहाँ? वो अंजलि से पूछता है। हाँ, आपसे मिलने का मन किया तो चलिए, आई होप इट्स ओके। विवान भी खुश होकर कहता है, यस। विवान की नजर अंजलि के हाथ में थमे टिफिन पर पड़ती है तो वो तुरंत बोल पड़ता है, इसमें क्या है? अंजलि भी तुरंत टिफिन खोल कर दिखाती है, जिसमें उसके हाथ का बना गाजर का हलवा रखा होता है। इसे देखते ही विवान की आंखों में चमक और जीभ में पानी आ जाता है। वो कोई देर किए बिना हलवे पर हमला बोल देता है और मात्र 2 मिनट में खाकर टकार भी ले लेता है। अंजलि ये देख बहुत ही खुश होती है। वाह, वंश को तो इसे खत्म करने में आधा घंटा लग जाता है और उसके पीछे पीछे लेकर भागो वो अलग। अंजलि वंश का जिक्र कर देती है और यही विवान से रहा नहीं जाता। वो अनजाने में बोल पड़ता है, वो स्टूपिड है जो इतने अच्छे हलवे को नहीं खाता, उसको तो पिज्जा ज्यादा पसंद है। भावनाओं में बहकर विवान के मुंह से निकल जाता है, तुम वंश को जानते हो? अंजलि पूछती है। विवान एक पल को स्तब्ध रह जाता है, लेकिन आखिरकार उनको ये बताना तो था ही, इसीलिए वो खुलकर कहता है, हाँ, हम पहले ही मिल चुके हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरा भाई है और आप मेरी मम्मा।
ये सुनते ही अंजलि को झटका लगता है और उसका चेहरा देखने लायक होता है।